फाउंडेशन की गतिविधियां भारत और दुनिया भर में 35 से भी अधिक शहरों में लगातार चल रही है। जहां तक कलम की बात है, अपनी भाषा, अपने लोगों की सोच को बढ़ावा देने वाली यह पहल नामचीन और नए लेखकों को उनके प्रशंसकों व पाठकों से सीधे जोड़ती है। इसके अलावा फाउंडेशन किताब, लफ्ज, एक मुलाकात विशेष, सुर और साज, आखिर जैसे आयोजन भी करता है। हमें बेहद खुशी है कि कलम फरीदाबाद के इस सत्र में हमारी विशेष अतिथि हैं श्रीमती मैत्री पुष्पा। श्रीमती मैत्री पुष्पा हिंदी की प्रख्यात लेखिका हैं। उनके 12 उपन्यास और 7 कहानियां संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में भी समय सामयिक विषय पर उनके आलेख प्रकाशित होते रहते हैं। खासतौर पर महिलाओं एवं समाज की चुनौतियों पर वे लगातार लिखती रहती हैं। वैसे तो श्रीमती मैत्री पुष्पा की हर रचना अपने आप में अद्वितीय है, लेकिन उन्हें विशेष रूप से चाक, अलमा कबूतरी, झूला नट और आत्मकथा कस्तूरी कुंडल बसैर और उनकी आत्मकथा का दूसरा भाग गुड़िया भी गुड़िया के लिए जाना जाता है। श्रीमती मैत्री पुष्पा की रचनाओं में ग्रामीण परिवेश प्रमुख है। उनकी कहानियों की नायिकाएं सदैव सामाजिक कुरीतियों को चुनौती देती नजर आती है। श्रीमती मैत्री पुष्पा की अपनी अनूठी शैली है जो निडर और स्वतंत्र है। कलम के इस सत्र में आज श्रीमती मैत्री पुष्पा से वार्तालाप करेंगी श्रीमती सर्वस्वरूपा झा। जोरदार तालियां। श्रीमती सर्वस्वरूपा झा जो कि मानव रचना इंटरनेशनल स्कूल में हिंदी की शिक्षिका है, जिनका साहित्य से बहुत ही गहरा ताल्लुक है और जो कि अपने सभी विद्यार्थियों को हिंदी साहित्य में रुचि दिखाने के लिए सदैव प्रेरित करती हैं। तो अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं मंच को श्रीमती सर्वस्वरूपा झा और हमारे आज की अतिथि श्रीमती मैत्री पुष्पा के हवाले करना चाहूँगी। तो जोरदार तालियों से सभी का स्वागत कीजिए। हमने एक शाम चिरागों में सजा रखी है, हमने एक शाम चिरागों में सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। हम भी अनजान की परवाह नहीं करते यारो, जान हथेली पर हमने भी उठा रखी है। बेबाकी से अपनी बात कहने जाने का हुनर वो बखूबी जानती है। जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने की कायल वो हमेशा से रही है। मैं समर्थ कथा लेखिका उपन्यासकार सुश्री मैत्री पुष्पा जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्वेता अग्रवाल मैम का मैं अपने दिल से दुआ करती हूँ कि आगे भी वो मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाती रहें। प्रभा खेता फाउंडेशन, खेतान फाउंडेशन की तरफ से भी मैं शुक्रगुजार हूँ मैं उनके लिए कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। आप मैं समय ज़्यादा न लगाते हुए मैं पुष्पा मैत्री कवित्री जी से, लेखिका जी से मैं एक प्रश्न पढ़ना शुरू करती हूँ। आज हमारे साथ स्त्री अस्मिता के सम्मान में लिखने वाली मशहूर कथा लेखिका, साहित्यकार, हिंदी अकादमी की मालकिन मैत्री पुष्पा जी हमारे साथ हैं। मैं आपका मैम दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो पहला प्रश्न मैम मेरा ये है कि पहली आत्मकथा आपकी थी कस्तूरी कुंडली बसैर, जिसमें आपने अपने माता जी के बारे में पूरा चरित्र चित्रण उनका बताया है। दूसरी आत्मकथा जो आपने लिखी है गुड़िया भीतर गुड़िया, वो लिखने का विचार आपके मन में कैसे आया? क्या उसमें ऐसा कुछ हिस्सा रह गया था जो आप भूल गई थी, या फिर आपके मन में दोबारा ये ख्याल आ गया कि क्या होता है मैम ये आत्मकथा अभी तक जितनी भी मैंने पढ़ी है सबने एक बार ही लिखी है, आपके मन में ऐसा विचार क्यों आया? माँ के बारे में, हेलो आ रही आवाज़ तो आ रही है। माँ के बारे में लिखना तो बड़ा आसान था कि माँ जो है कुछ भी लिख दो क्षमा करती जाती है, चाहे उनसे हम असंतुष्ट हों चाहे संतुष्ट हों, उनसे जो शिकायतें हों, कोई डर नहीं लगता या मुझे नहीं लगा। शादी हो नहीं गई, मैंने करवाई और वो कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था। मेरी माताजी ने कहा कि जो तेरे साथ हैं तो ये प्रेम पत्र लिखते थे, चिट्ठी विट्ठी लिखते थे, उनको बता दे तो मैं उनसे ही बात कर लूँ। तो मैंने कहा नहीं, वो शादी के लिए ठीक नहीं है।
वो प्रेम पत्रों के लिए ठीक है। तो मेरी माता जी की समझ में ये बात नहीं आई। उन्होंने कहा, ब्रज भाषा बोलती थी, लाली तू प्रेम भी करेगी और तू उनसे शादी भी नहीं करेगी। मैंने कहा कि हाँ, जिससे, अब माता जी को क्या समझाऊं कि जिससे प्रेम करते हैं उससे शादी नहीं करनी चाहिए, मेरा ये सिद्धांत था। तो फिर उन्होंने कहा कि किससे करें फिर। तो मेरी बड़ी ख्वाहिशें ऊंची थी, जबकि हमारा इतना कद ऊंचा नहीं था, बस पढ़ी थी मैं। हम किसान लोग थे, हम पैसे में उतने नहीं थे कोई इंजीनियर डॉक्टर खरीद लें हम, या कोई आईएएस खरीद लें, ऐसी हमारी औकात नहीं थी। तो मैंने कहा कि उनके लिए मुश्किल हो गई ये बात कि मैं वो कहती हूँ कि नहीं डॉक्टर से करूँगी या इंजीनियर से करूँगी, ये शर्त भी है, और शादी भी करूँगी ये शर्त भी है। तो उनके लिए मुश्किल हो गई। हमारे पिता नहीं थे, मेरी माँ ही अकेली थी, मेरा भाई भी कोई नहीं था। तो मैं और मेरी माता जी, माँ विधवा होने के बाद पढ़ी, फिर उन्होंने नौकरी की और मुझे भी पढ़ाया। बस उनका ये था, इसलिए बता रही हूँ कि वो किस तरह की माँ थी, एक लाइन बता देती हूँ। उनका ये था कि लड़की को पढ़ना ज़रूर चाहिए। तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहती थी, मुझे नहीं अच्छी लगती थी पढ़ाई। हमारे गांव की कोई लड़की नहीं पढ़ती थी, लेकिन वो मुझे 5-6 किलोमीटर पैदल भेजती थी और फिर मैं पैदल ही लौट के आती थी। तो मुझे पढ़ाई नहीं, मैं सोचती थी गांव की लड़कियां कितनी सुखी हैं, हमारे गांव की कोई नहीं जाती पढ़ने और मैं जाती हूँ रोज़ और फिर आती हूँ। लेकिन नहीं, उनका डर भी था, जैसे माँ का होता है, लाड़ वाड़ नहीं वो करती थी इस मामले में, कोई छूट नहीं थी मुझे। ठीक है, पढ़ाई भी हो गई, मैंने बीए कर लिया, लेकिन मुझे लड़कियों के स्कूल नहीं मिले, कॉलेज नहीं मिले, मुझे लड़कों के ही मिले, क्योंकि हम शहर में रहते ही नहीं थे, गांव में रहते थे। तो गांव के पास तो लड़कों के स्कूल थे, स्कूल भी लड़कों के मिले और कॉलेज भी लड़कों के मिले। तो झांसी में बुंदेलखंड कॉलेज है, मैंने वहाँ से बीए और एमए किया। अब जाहिर है जब लड़कों के साथ रहेंगे तो दोस्ती भी लड़कों से ही होगी ना, लड़की कहाँ से लाएं वहाँ। और लड़कों से दोस्ती बड़ी अच्छी होती है, लड़कियों से नहीं होती उतनी। वो आपको खुश रखते हैं, वो आपसे ऐसी बातें नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो प्रेम पत्र लिख देते हैं। तो कई महीने तो हम इसी नशे में रहते थे कि उसकी चिट्ठी आई है। पहली चिट्ठी मुझे मिली थी, प्रेम पत्र ही मिला था। अब मैं इस पे आती हूँ कि मैं लेखिका क्यों बनी, कैसे बनी। आप लोग इसमें इंटरेस्टेड होंगे, मेरी पारिवारिक स्थिति तो मैंने बताई दी जैसी हुई थी। बस उसमें इतना जोड़ देती हूँ कि फिर मैंने अपनी माँ से कहा, हमारी माता जी मेरी शादी नहीं करना चाहती थी, कहती तू पढ़ ले, तू सरोजनी नायडू बन, तू स्वच्छता कृपलानी बन। मैंने कहा तुम मेरी शादी कर दो। कहते क्या कह रही है तू, मेरी उम्र उस वक़्त 18 साल थी, क्या कह रही है। मैंने कहा हाँ कर दो। तो फिर वो बेचारी इधर उधर गई लड़कों के पास, लड़कों के बापों के पास, जब तो पिताओं की ज़्यादा चलती थी। तो झोले में मेरी मार्कशीट रहती थी उनके, और वहाँ जन्म पत्री मांगी जाती थी, और वो मार्कशीट देती थी तो भगा दी जाती थी कि ये जो है हाँ ये जो है कौन औरत आ गई, एक तो विधवा है, इसके साथ कोई आदमी नहीं है, और जन्म पत्री की जगह ये मार्कशीट दिखाती है। तो नहीं ऐसी हमें नहीं चाहिए। और वो इसकी लड़की हमारी बहू भी कैसी बनेगी, उससे पता चलता है माँ ऐसी है। तो कई जगह से रिजेक्ट हो गया मामला। तो हमारी माता जी कहती थी, ब्रज में लाली कहा जाता है जैसे मुन्नी, और लाली उसने तो मैं भगा दी। और मैंने कहा तो वहाँ लड़का नहीं था क्या, मैं इस समाज की बात बता रही हूँ, वहाँ लड़का नहीं था। बोले लड़का खड़ा था। तो लड़के ने कुछ नहीं कहा, जब बाप पैसे मांग रहा था कि इतना इतना लेंगे और तुम्हारे यहाँ तो कोई लड़का भी नहीं है, हमारा लड़का कहाँ जाके बैठेगा ससुराल में। और तो मैंने कहा वो लड़का खड़ा देख रहा कि हाँ, वो चुपचाप खड़ा देख रहा था।
तो मैंने कहा उससे तो करनी ही नहीं चाहिए माता जी, जब वो उसकी जुबान नहीं है, मुंह में जुबान नहीं है। माता जी के शब्दों में कि लाली उसने नहीं कहा कि क्यों रे बाप तू क्यों मांग रहा है। मैंने कहा ऐसे कहेगा कोई लड़का कि क्यों रे बाप तू क्यों मांग रहा है। तो माता जी बड़ी नाराज, वो बिल्कुल नए विचारों की थी। मैं तो नए विचारों की, आपको लगते हैं कि मैंने ये लिखा वो लिखा, वो वहीं से है सारा काम, जो माँ है उसी के उससे है। तो ये था हमारी माँ का जीवन था, और फिर मेरा भी जीवन है। मैं पढ़ी लड़कों में, तो अब जाहिर है कि लड़कों में पढ़ती थी तो वो एक उम्र होती है, अभी हम बात कर रहे थे, एक हार्मोन्स वाली उम्र होती है जिसमें अट्रैक्शन होता ही होता है, आप अपने आप को रोक नहीं सकते। तो कोई ना कोई लड़के के साथ अट्रैक्शन हो जाता है। अब वो हमारे समाज में गलत बताया जाता है। तो जो लड़की है 15 से 18 साल की, वो अपने आप को कैसे रोके, ये कोई समझना नहीं चाहता। मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया था और पढ़ा भी। तो अब ठीक है, फिर क्या करते हैं गांव में, तो तभी है ना जल्दी शादी कर देते हैं कि वो हार्मोन्स डेवलप हों उससे पहले शादी कर दो। लेकिन अब जो है बदल गया है कि पढ़ती है लड़की फिर, लेकिन अफेयर तो हो जाता है। कोई बताती है, कोई नहीं बताती, किसी का छिप जाता है, किसी का नहीं छिप जाता है। अब हम जैसों पे लगातार चिट्ठियाँ ही आ रही हों और बस वाला कंडक्टर ले आता हो चिट्ठी, तो हम कहाँ छुपाएं उसको। मैंने लिखा भी कि प्रेम पत्र कंडक्टर लाया, तो वो बच्चों को दे जाए कि जो ये तुम्हारी उनका है, तुम्हारे यहाँ जो रहती हैं, ये चिट्ठी दी है मुझे, और बच्चे उड़ाते हुए लाए उसे, बेटी आपकी चिट्ठी आई आपकी। तो मैं लूँ, पर एक बात जरूर कहूँगी, वो शायद सभी के लिए लागू है, कि हमारी माँ ने कभी नहीं कहा कि चिट्ठी क्यों आई, ये किस लड़के की आई। ये बहुत बड़ी बात है। एक माँ के लिए, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, ये बहुत बड़ी बात बोली आप। ये क्वेश्चन उन्होंने नहीं किया, वो शायद समझ रही थी कि ऐसे पढ़ती है वहाँ तो चिट्ठी भी आई जाएंगी, तो इसके लिए मैं इसको पनिश क्यों करूँ। उन्होंने कभी नहीं कहा, जबकि हम गांव के लोग थे। खैर अब तुम पूछो, वहाँ तक भी आती हूँ, क्योंकि सारे मामले तो शादी के बाद के ही हैं। वहाँ तक भी आती हूँ कि फिर मैंने अपनी माँ से कहा, अब किसी न किसी से अट्रैक्शन हो ही जाता था, मैं क्या करूँ, हो जाता है। आप सब लड़कियाँ रही हो तो आप अपनी ज़िंदगी ज़रा याद करो, तो हो जाता है भाई, अब क्या करें। यस मैम, सबके जीवन में ये पीछे कोई ना कोई कहानी। फिर मैंने सोचा इससे अच्छा तो शादी कर लें, तो फिर ये झंझट खत्म हो, रोज ही कोई ना कोई अच्छा लगने लगता है। तो फिर मेरी माँ, मैंने कहा अपनी माता जी से जो कि माता जी मेरी शादी कर दो, मैंने उसमें लिखा है कस्तूरी कुंडल। तो अच्छा तू शादी चाह रही है, वो जो मैं अभी दोहरा रही हूँ, मैंने तो ऐसी उम्मीद लगाई थी तू सुचिता कृपलानी बनेगी, जो ये नहीं पता कि शादी उनकी भी हुई थी हैं। तो वो गई और इस तरह से जाती थी कि मार्कशीट ले जाती थी, वो जन्म पत्री लेके गई ही नहीं। मैंने सोचा मेरी माँ मेरी शादी नहीं होने देगी, क्योंकि जन्म पत्री लेके जाती नहीं है और मार्कशीट के साथ भगा दी जाती है, और सोचते हैं कि ये माँ ऐसी है तो इस लड़की कैसी होगी, जबकि लड़की उनकी बिल्कुल अपोजिट थी, खूब शादी चाह रही थी। तो खैर एक सज्जन मिल गए जिनने मार्कशीट एक्सेप्ट कर ली और कहा, फिर मेरी माँ जरा सांवली थी, मेरी माता जी ने कहा कि मेरी लड़की सांवली नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप ये बात मुझसे क्यों कह रही हो, एक लड़का ये कह रहा है, क्यों कह रही हो, हम अगर आप सांवली हैं तो आप भी अच्छी हैं, है ना। तो हमारी माता जी कहती आई वहाँ से, लाली मैं तो उस लड़के ने मैं ही पसंद कर ली, मैं सांवली हूँ तो मैं ही पसंद कर ली। मतलब कि तुझे तो कर ही लेगा। क्योंकि उनको सांवली हैं, ऐसी हैं, वैसी हैं, लोग नहीं करते थे। हमारे समाज में लड़की की खूबसूरती देखी जाती है और लड़के की कमाई, दो बातें सभी मानेंगे इस बात को। तो अब खूबसूरती क्यों देखी जाती है मेरी समझ में आज तक नहीं आई।
क्योंकि जो एक उम्र पाके फिर सबको वैसे ही हो जाना है, कहाँ रहती है खूबसूरती। लेकिन था, आज भी है, आज भी है। आप जितने भी देख लीजिए ऐड निकलते हैं, जो भी कुछ निकलता है, सब में सुंदर लड़की चाहिए। कोई ये नहीं लिखता कि सुंदर लड़का चाहिए, कोई लड़की वाला ये नहीं लिखता कि सुंदर लड़का चाहिए। ऐसा वैसा होगा तो हम नहीं पसंद करेंगे, हैं? नहीं लिखता ना। तो लिखते हैं गेहुआ रंग भी चलेगा, लेकिन सांवली नहीं होनी चाहिए। अब भाई सांवली लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। ये सब चलता है। मैं बीच बीच में ये बता रही हूँ अपनी बातें। शादी वादी हो गई, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ शायद खतरनाक था ये, किसी के लिए भी खतरनाक, किसी लड़की के लिए भी खतरनाक होता जो मैंने किया था। मैं सारे प्रेम पत्र उठा लाई शादी में हैं, और जो पति हैं जो अब उस वक़्त थे, मतलब नई शादी होकर आई थी, तो एक तो मैं अपनी किताबें लाई, उद्धव शतक हमें हिंदी में पढ़ाया जाता था, और कामायनी 2 लाई, हाँ, और प्रेम पत्र लाई। तो अब सोचिए कि खतरे उठाने की कितनी वो थी वहाँ, गुंजाइश उठा सकती थी कि नहीं। तो मैंने सारे प्रेम पत्र निकाल के बेड पे रख दिए। तो बोले ये क्या? मैंने कहा कि ये तो मेरी किताबें हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, मैं पढ़ती थी, और ये लड़कों की चिट्ठियाँ हैं। तो बोले लड़कों की चिट्ठियाँ? मैंने कहा हाँ, हम जब लड़कों में पढ़ते थे तो लड़के तो चिट्ठी लिखेंगे ही, इवन लड़कियों में पढ़ें तो भी लड़के चिट्ठी लिखते, गली मोहल्ले के ही लिख देते हैं प्रेम पत्र। तो मैंने कहा ये, तो उन्होंने कहा कि तुम ये ले क्यों आई, तुम्हें वहीं मतलब फाड़ देने थे या बोले? मैंने कहा मैं इन्हें ना फाड़ सकती हूँ, ना फेंक सकती हूँ, ना जला सकती हूँ, तुम नहीं समझते, ये चिट्ठी थोड़ी है, ये तो प्रेम है, मैं कैसे वो करूँ? तो बेचारे चौंक गई, ये किससे मेरी शादी हुई है, क्या कह रही है ये? अब हम तो साहित्य पढ़ के गए थे, तो वो उसी रॉ में थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं इनको ना जलाऊँ। आज भी है मेरे पास, मुझे ऐसा पता होता तो मैं एक आध तो पढ़ने को ले ही आती, यहाँ पे आज भी हैं। मैंने नहीं, ना फेंके ना जलाए मैं, क्योंकि मुझे इस बात के लिए डर लगता है ना। ये हमारा समाज डर दिखाता है कि पति ये बात सहन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा भाई? जब हम कुंवारे थे तो तुम कौन थे? तुमसे हमारी कोई जान पहचान नहीं थी, कुछ नहीं था, तो हम कुछ ना करते, ऐसे ही बैठे रहते हैं? हम क्या पत्थर के थे जो मूर्ति की तरह बैठे रहते? हम एक बड़ी बात है, एक जीवंत प्राणी थे, एक हम स्त्री थे, मनुष्य थे, और स्त्री के अंदर तो बहुत प्रेम होता है, तो प्रेम कहीं तो करते हैं। अब तुम्हारी शादी हो गई तो हमारे प्रेम को रोक लोगे? मैंने नहीं रुकने दिया, आज तक भी नहीं रुकने दिया। प्रेमी बूढ़े हो गए। मैं बिल्कुल आते हैं और मैं जाती हूँ, और डॉक्टर साहब भी साथ जाते हैं, और वो स्टेशन पे ही मिलते हैं। मैंने कहा अरे तुमसे किसने कह दी? कहते हमें पता लग गया। डॉक्टर साहब कहते आ गए वो लोग हैं, तो घर भी आ जाते हैं, क्योंकि उसका एक ही कारण है, मैंने छिपाया ही नहीं। छिपाती तो ये छिपा के एक मैं अपराध बना लेती इसे। छिपाया नहीं तो फिर क्या रह गया है अब? तो ठीक है, चलता है ऐसे। फिर मेरी बेटी बोली, मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, उससे पहले बोली मम्मी ये आपके बॉयफ्रेंड थे? मैंने कहा हाँ बेटा थे, नहीं हैं। तो वो आते भी हैं घर, उन आँखों में दिक्कत थी, तो मेरी बेटी आँखों की डॉक्टर है एम्स में, तो मैंने कहा इनको दिखा ला जाओ बैठ। हाँ, तो ले गई गाड़ी में बिठा के, दिखाया। तो हम प्रेमी का आदर करना जानते हैं, स्नेह ही नहीं जानते, प्रेम ही नहीं जानते, उनका सम्मान भी करना जानते हैं, और करना भी चाहिए हैं। तो मैंने उनसे कहा, मैं इसलिए ये घटना बता रही हूँ, ये तो एक घटना है, ऐसी कई हो सकती है, कि जब मैंने कहा कि कहने लगे मेरे घर चलो,
तो मैंने कहा तुम्हारे घर मुझे क्या पूछेंगी तो क्या बताओगे? कहले उनको पता है। पता क्या है? मैंने कहा क्या पता है? कहते तुम्हारी चिट्ठी हमारे कुर्ते के जेब में रखी थी, तो वो धोना था तो हमारी लड़की ने धोया नहीं। बोली काकाजू आपकी बा में कागज़ हैं। तो उसने तो समझ गई वो कि ये चिट्ठी है, उसने पढ़ ली। तो तुम आ जाओ घर, वो बुला रही हैं। उन्होंने कहा है लड़कियों ने कि दीदी को बुला लाओ, हम खाना बनाएंगे। ऐसा भी तो प्रेम होता है, ऐसा भी होता है। क्यों था ऐसा, मैं बता देती हूँ। उसमें सेक्स नहीं था। सेक्स होता है तब गड़बड़ होती है। खाली वो प्रेम था जिसको हम प्रेम के नाम पे सेक्स करने लगते हैं लोग। गलत बात ही वहाँ होती है। वहीं सारी हत्याएं होती हैं, वहीं सारे आपस में मनमुटाव होते हैं। तो प्रेम ही था बस, और प्रेम ही है। तो ये सब बातें हैं। तो मैंने ये किताब लिखी है गुड़िया भीतर, शायद मैंने कस्तूरी कुंडल वैसे में लिखा भी है सारा। यस मैम। मैंने सारा लिख दिया है। और गुड़िया भी ये नहीं कि शादी के बाद किसी से अट्रैक्शन ही नहीं होता, ये भी गलत है। हो जाता है, वो भी हो जाता है, वो भी मैंने लिखा है। गुड़िया भीतर गुड़िया में डॉक्टर सिद्धार्थ जो हैं लिखा है मैंने। तो ये एक मनुष्य की प्रवृत्ति है, इसमें अपराध क्यों? मेरी समझ में ये नहीं आता। यही मैं कहती हूँ। तो जो पढ़ती हैं उनको अच्छा लगता है, जो किताब पढ़ती हैं उनको अच्छा ही लगता है, क्योंकि उनके अंदर भी वही है जो वो कह नहीं पाती, वो समझा नहीं पाती। तो अब मैंने पति को समझाया तो नहीं, लेकिन वो मेरे जो कार्यकलाप थे खतरनाक, उनसे समझ गए कि या तो इससे तलाक होगी या इसे ऐसी ही एक्सेप्ट करो। तो वो इस मामले में उदार हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया। और कुछ नहीं, मेरे साथ जाते भी हैं, सब नॉर्मल सा है सारा कुछ। तो मैं प्रेम की बात कह रही हूँ कि वो इतनी खराब चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ समाज में हत्याएं रोज़ मैं देखती हूँ, पेपर में देखती हूँ। ये है लड़की पकड़ ली वहाँ, लड़का पकड़ लिया वहाँ, ठीक है। और फिर शादी करके ही तभी दम लेते हैं। शादी करके प्रेम नहीं करेगी क्या? कोई मुझे बता दे कि उसकी शादी हो जाए तो वो प्रेम नहीं करेगी किसी से? बताएगी जरूर, नहीं बताएगी नहीं, करेगी जरूर, क्योंकि वो एक स्वभाव है। स्त्री का तो ज़्यादा है प्रेम का स्वभाव, दूसरों से भी घर पूरे परिवार के साथ निभ लेती है। आदमी निभ जाएगा ससुराल में रख दो उसे, और तू सबकी मान हमारे यहाँ हैं, तो निभ जाएगा? नहीं, औरत निभती है। उसे ये आता है, उसे सामाजिक बिठाना आता है। इसलिए वो ही प्रेम कर सकती है। इसलिए मैं शायद ऐसा हुआ कि मैं स्त्रियों पे ही लिखने लगी। पुरुष का मामला मेरे समझ में थोड़ा कम आया कि वहाँ थोड़ा आतंकित भी कर देता है पुरुष। मुझे भी किया, ऐसा नहीं है, इतने सीधे तो है नहीं, मुझे भी खूब किया कि हाँ तुम। अब मैंने जब गुड़िया भीतर गुड़िया लिखा, तुमने क्वेश्चन करोगी, क्वेश्चन कर लो। अगला प्रश्न पूछूं मैम? हाँ, इसी पे है। हमारा समाज स्त्री को एक सजी सवरी गुड़िया के रूप में देखता है। अब अगर उसको ये नहीं पता कि हम सब के अंदर एक गुड़िया का स्वयं का अस्तित्व है। अब जब मैंने आपकी गुड़िया भीतर गुड़िया पुस्तक पढ़ी तो उसमें आपका चरित्र बहुत निर्भीक, एक बोल्ड लेखिका के रूप में अवतरित हुआ। फिर आपने इसका शीर्षक गुड़िया भीतर गुड़िया क्यों रखा? सही बात है, और ऐसा शीर्षक शायद अभी तक सुना भी ना होगा। राजेंद्र यादव को सब जानते होंगे, वो हंस के संपादक थे। उनसे मेरी बात होती थी। लोग कहते हैं कि मैं उनके बड़े नज़दीक थी, लोग ये भी कहते हैं वो मेरे, लेकिन हमारा बातचीत साहित्य पे होती थी। प्रभा खेतान जिनके लिए मैं आई हूँ, मैं पहले उनको नमन करती हूँ। मैं ये बात गलती अपनी स्वीकार करती हूँ, मैं उन्हें भूल गई और मैंने अपना राग अलाप दिया। तो प्रभा जी जो हैं, और मैंने वो आती थी हंस के ऑफिस में, मिलते थे हम। और वो बहुत बोल्ड थी। उन्होंने जो लिखी है आत्मकथा अन्या से अनन्या, वो हमने पढ़ी। गुड़िया भीतर गुड़िया के पहले वो पढ़ी मैंने, है ना। तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छी क्या कि बहुत उन्होंने खुल के सारी बातें की। तब हमने मैं कस्तूरी कुंडल वैसे लिख चुकी थी तब तक,
जब मैंने अन्या से अनन्या देखी तो मुझे लगा कि अभी मुझे इसका एक पार्ट और लिखना चाहिए, क्योंकि शादी के पहले का तो सब कुछ कस्तूरी कुंडल वैसे में आ गया। मामला तो शादी के बाद का है सारा, पहले का कुछ नहीं होता माँ बाप के यहाँ। सारा तो वह तभी होता है, शादी वादी हो जाती है तब पति से या तो मनवा लो या तो लड़ाई चलेगी, हैं। हमारे मन की करने देना बड़ा मुश्किल है, और हम भी ऐसी खुराफातें करते हैं कि उनको पूरा करने की सोचते ही रहते हैं। तो फिर ये लिखी कि हम क्या सोचते थे, हमें कौन अच्छा लगता था, कौन नहीं लगता था, और हमारे जो पति हैं वो क्या सोचते थे और कैसा व्यवहार करते थे, है ना। तो इतना खराब तो मैंने लिखा नहीं है, पति के लिए ठीक ठीक लिखा है, हाँ। तो लेकिन एक बात मैं आपके सामने, अरे वो तो है ना, मैंने नहीं, हाँ, उसमें कोई शक नहीं है। जो शक्ल सूरत को देखा जाए तो मेरा उनका कोई मेल नहीं जुड़ता था। बहुत सुंदर क्या अच्छे, काफ़ी अच्छे थे। जैसे पहले जॉय मुखर्जी किसी ने पिक्चर देखी हो तो वो वैसे थे, पर मैं आशा पारेख नहीं थी। तो ये है। खैर वो फिर मैं बोलूँगी कि मेरी मार्कशीट देख के शादी हुई, मुझे देख के नहीं। खैर तो अब जो मैंने लिखी गुड़िया भीतर गुड़िया, वही बोल रहे, सच बोलना चाहिए, मैंने छुपा छुपा के लिखी उनसे। वो जब चले जाते थे अपने हॉस्पिटल तो मैं लिखती थी, और जब वो आ जाते थे तो मैं बंद कर देती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे डर लग रहा है, ये थोड़ा सा ये हिचक थी कि वो ये कहेंगे ये लिखो ये मत लिखो, तो फिर मैं आत्मकथा क्यों लिख रही हूँ, फिर तो मैं वो डिक्टेशन मुझे दे दे मैं वही लिख लूँगी। जैसे कई लोगों की ऐसी आत्मकथा उस जमाने आई थी, और या फिर एक बात और कहूँगी, अंडरलाइन करने वाली है कि स्त्रियां जो हैं थोड़ी झिझक तो मानती हैं। आत्मकथा लिखना स्त्री के लिए इतना आसान नहीं है। तो हमारी 6-7 की आई थी एकदम, मनु भंडारी की आई, प्रभा जी की आई, और भी कईयों की आई। मेरी जिनकी आई उनके साथ पति नहीं थे, है ना। प्रभा जी के साथ कोई नहीं था, मनु भंडारी के साथ अलग हो चुकी थी वो, और भी कई, रमणिका गुप्ता की आई, कईयों की आई, उनके साथ किसी के साथ पति नहीं था, मेरे ही साथ थे। और मैं मतलब सोचूं कि मैं लिख तो ये रही हूँ, अगर ये पढ़ेंगे तो क्या सोचेंगे, और साथ ही रहना है, इनके घर में रह रही हूँ, इनका ही खा रही हूँ, मैं तो नौकरी भी नहीं करती, तो ये क्या सोचेंगे। लेकिन लिखती जाऊँ, और जो मेरा डर समझ लो, भय समझ लो, जब वो आते थे तो मैं छुपा देती थी कागज़ कि वो ना पढ़ें। इतना भी नहीं था मुझे कि कुछ ये कहेंगे, लेकिन वो कहेंगे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिख दो, ऐसे भी तो लिख सकती हो, मुझे सलाह देने लगेंगे। लेखन में सलाहें नहीं चलती, लेखन तो अपने व्यक्तिगत उसका होता है, अपने मन के भाव होते हैं जिनको हम उतारते हैं, उस पर दूसरा सलाह देने लगे तो फिर कैसे हो, इसलिए नहीं दिखाती थी। खैर जो तुम पूछ रही हो ये सारी वो मैंने राजेंद्र यादव को दिखाई सबसे पहले, ये पढ़िए। फिर मैंने सलाह की कि इसका नाम क्या हो, और मंगा लो पानी और ले। यस मैम। हाँ उससे ठीक है, बोतल से पीना मुश्किल होता है। मेरी तबीयत खराब रही है तो मुझे खांसी हो गई। हाँ तो राजेंद्र यादव को जब मैंने दिया, मैं तो इसका नाम
रखा गया गुड़िया, भीतर गुड़िया। तो मैंने कहा, उन्होंने रखा, आपने ये नाम क्यों रखा है? कहते जो तुम दिखती हो बड़ी सीधी सादी सी, अंदर से तो यही हो जो इसमें लिखा है, इसलिए गुड़िया भीतर गुड़िया लिखा। कि हर स्त्री के अंदर एक अलग से स्त्री रहती है, वो मुखर होके कुछ कहे ना कहे, लेकिन अंदर तो कहती है जो सोचती है। ऊपर से वो कुछ भी दिखे, ऊपर से वो बहुत आज्ञाकारिणी भी दिखेगी, सबको खुश, स्त्री ज़्यादातर खुश रखती हैं घर में सबको, बच्चों से लेके बड़े तक को सबको रखती हैं। लेकिन वो जब अपने मन में सोचती हैं और अपने लिए सोचती हैं, तो जब अगर कह दें तो फिर ये लगता है कि ये क्यों कह रही है, हैं, इसलिए मन ही मन में रखती है। तो गुड़िया के भीतर एक गुड़िया रहती है, इसलिए इसका नाम गुड़िया रखा। और मैंने जो लिखा भी है पति के लिए, तो लिखा है कि हे प्रियतम, हैं, तो प्रियतम खुश हो गए पढ़ के। तो हाँ, बोलो। मेरा तीसरा प्रश्न है मैम, मैं आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहती हूँ। वहाँ से उस सफ़र तक जब मैत्रेयी पुष्पा के रूप में आपने अपना नाम अपनी रचनाओं, अपने लेखन में देखा, उसके बारे में बताइए मैम। देखो, मेरा जन्म तो गांव में हुआ है। गांव में मैत्रेयी को कोई नहीं जानता था, मैत्रेयी नाम, लेकिन पंडित जी ने मैत्रेयी ही रखा था। मेरा नाम पुष्पा नहीं है, वो मैत्रेयी ही है। तो गांव वाले कहने में दिक्कत थी उन्हें, मैत्रेयी क्या, कुछ और रख दो, कुछ और रख दो। काफ़ी लोगों ने उस समय ये भी बोला कि ये नाम बोलने में बहुत मुश्किल है। और हाँ, तो मेरी एक बुआ थी, उनका नाम था वैदेही, उन्होंने रख दिया पुष्पा, तो फिर पुष्पा ही हो गया। फिर जब कलम पे उतरी तो मैत्रेयी उतरी। पर मैम, मैंने ये भी पढ़ा है कि जो मैत्रेयी नाम था वो आपके पिताजी के द्वारा दिया गया था और माता के द्वारा पुष्पा, वहीं से आपने साहित्य की शुरुआत करी। इसमें कितनी सच्चाई है मैम? नहीं, वो पंडित जी ने रखा था मैत्रेयी, तो पिता मैत्रेयी ही बोलते थे। बहुत दिन जिंदा नहीं रहे वो, मैं 1.5 साल की थी तब वो खत्म हो गए। पुष्पा तो हमारी बुआ ने रखा, मैं कहा ना जिनका नाम वैदेही था, उन्होंने रखा। फिर सब लोग पुष्पा कहने लगे, तो फिर पुष्पा ही हो गई। जब फिर लिखने लगी तो फिर मैंने मैत्रेयी जोड़ दिया उसमें, तो मैत्रेयी पुष्पा हो गई। लेकिन फल गया नाम आपकी दुआओं से, फल गया कि आप लोग भी पढ़ लेते हैं मेरी किताब। तो ये था नाम का तो चक्कर। और मेरा चौथा प्रश्न है मैम, आपने अपने साहित्य में बहुत बारीकी से स्त्री के हर एक पहलू का बात की है, जिस प्रसंग को परंपरागत समाज पर्दे के पीछे देखना चाहता है, अभी भी है, जो बहुत सारे मूल्य रीति रिवाज हमारे हैं जो पर्दे के पीछे चली आ रही है। तो बहुत सुंदर आपने इसके बारे में लिखा है। तो ऐसी निर्भीकता व साहस आप कहाँ से लेकर आती हैं? कुछ नेचर ऐसी थी, प्रकृति ऐसी थी। अभी भी तो करवा चौथ पे लिख देती हूँ तो गालियाँ खाती हूँ लेखिकाओं की। लेखिकाएँ इतनी नाराज़ हो जाती हैं, फेसबुक पे देख लीजिए कि ये ऐसी है, ये लिखती है। मैं कहती हूँ ना, करवा चौथ क्यों रखते हो? करवा चौथ की कहानी शायद कब सबको पता होगी। वो इतनी भयानक है कहानी, और हमें सारे व्रत भय दिखा दिखा के करवाए जाते। यहाँ पे जितनी स्त्रियाँ बैठी हैं सब करवा चौथ का व्रत मैं भी रखती हूँ मैम। नहीं, हाँ, मैं भी रखती थी, कभी मैंने छोड़ दिया। क्यों मैम, क्यों छोड़ दिया? मुझे लगा, शुरू में आई तो 1-2 रख ली, जैसे सब रख ली थी। पति भी बड़े खुश, मेरे लिए करवा चौथ रख गई। अरे मैंने कहा ये तो गड़बड़ है। मैं पूरे दिन भूखे मर रही, वो खुश हो रहे हैं। फिर मैंने धीरे करके छोड़ दी। फिर वो गुस्सा भी हुए, नाराज हुए, तुम तो करवा चौथ नहीं रखती, तुम कोई व्रत नहीं रखती, ये है वो है। मैंने कहा कि तुम सही सलामत तो हो, मैं व्रत रखूँ ना रखूँ, हैं, उसमें तो ये है कि तुम नहीं रखोगी तो तुम्हारा पति मर जाएगा। कहीं ऐसा होता है क्या? व्रत न रखें,
सबके सही सलामत हैं, ऐसी बात थोड़ी रखो चाहे मत रखो। हाँ, तो ये था, मतलब पुरुष लोग भी नाराज़ हो जाते हैं। और मैं कहीं जाती हूँ बोलने तो उससे कहते हैं कि अरे आप तो ऐसी बात करती हैं, अपनी पत्नी के साथ हम भी रखते हैं। मैंने कहा छोड़ने मत देना, आपको डर लगता है अपनी उम्र के लिए, तो पत्नी के साथ तुम भी रख लो, तो पत्नी रखेगी। जब पत्नी रिवोल्ट करने लगती है कि अब नहीं रखना है, तो खुद नहीं मैं भी रह रहा हूँ, तू रहे हैं। तो अपनी उम्र के लिए जब जाने, जब पत्नी की उम्र के लिए रखो तो रख लो। आप लोग मुझे बताइए कि लड़की की उम्र के लिए कितने व्रत हैं? औरत की उम्र के लिए कितने व्रत हैं? हमारे पति रखेंगे हमारे लिए व्रत? नहीं रखेंगे। हम ही रख रहे हैं, हम ही करवा फिरा रहे हैं वहाँ पे उनके आगे, वही खुश हो रहे हैं। कुछ तो मैंने देखी तस्वीरें कि वही चलनी में देख के फिर वो पानी पिला रहे हैं, तो कहने लगे कि तुम देख नहीं रही हो, देखो पानी पिला रहे हैं। मैंने कि मैं तो पीऊँ भी ना कभी, तुम मुझे पानी पिलाओ तो चलनी में देखूँ फिर तुम मुझे पानी पिलाओ। ये सब ठीक है, श्रद्धा है, आस्था है, कर सकते हैं, ऐसी कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसके तह में जाओगे तो कुछ है भी नहीं, कुछ नहीं है। आपने व्रत खंडित कर दिया, कहानी आप सब लोगों ने सुनी होगी। व्रत खंडित कर दिया, बीजा बहन ने व्रत खंडित कर दिया, उसके साथ भाइयों ने दीपक दिखा दिया और फिर ऐसा हो गया और पति तुरंत मर गया। कहीं ऐसा होता है? ऐसा हो सकता है? फिर मैंने कहा, हमारे घर में बड़ी बहस हुई, मैंने कहा फिर अस्पताल बंद कर दो, सारी करवा चौथें रख लेंगी और लड़के के लिए जो व्रत रखते हैं वो रख लेंगी, और वो अष्टमी, क्या ज़रूरत है अस्पताल की और डॉक्टरों की? कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये जब तुम इसमें आओगे, जो एक्चुअल है, जो यथार्थ है, जो ज़मीनी सच है, उसमें आओगे तुम्हें सब पता चल जाएगा कि हमारे पाखंड क्या हैं, ढोंग क्या हैं। और हम जो रख रहे हैं, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तो बोलने के लिए आई हूँ तो बोलूँगी ही मुझे बुलाया गया है बोलने। हाँ, कि हम रखते हैं, फिर अपनी जो आ रही है नई पीढ़ी उसको भी ये दे जाते हैं, है ना। जो अभी बेटी आई थी किसी की, मैंने देखी एक, तो उसने वो कह रही थी कि आपकी किताबें बहुत पढ़ती हैं। मैंने कहा सोचा ये तो करवा चौथ पर रखने वाली है, नहीं ये भाभी से ट्रेनिंग ले रही है। तो मैं नहीं, खूब रखी है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको उसकी कहानी पढ़ लीजिए ज़रा कि वो कैसी कहानी है, कि डरावनी कहानी है ना। कोई भी व्रत आप रख लीजिए, कोई भी व्रत देख लीजिए, हैं सब डर दिखा के कि डर के मारे करो, हैं। तो फिर मैंने यही कहा अपने घर में भी कि सुनो, मुझे डर वर नहीं लगता, कुछ नहीं होने वाला है, और तुम एक डॉक्टर हो के ऐसी बातें कर रहे हो। हमारे दामाद आए, वो भी डॉक्टर हैं, मेरी बेटी ने बिल्कुल नहीं रखा, तो कहते नहीं ये करवा चौथ नहीं रह रही, हमारी मम्मी नाराज हो रही थी। मैंने कहा तुम डॉक्टर हो के ऐसी बात करते हो? तो ये सब है। तो ये सब जो हमारी परंपराएं हैं, ये ढकोसलेबाजी सब इतनी फैली हुई है कि हमारी जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं, जो शिक्षित हैं, मैं उनको पढ़ी लिखी जो है, मैं उनको शिक्षित नहीं मानती, पढ़ी लिखी तो मानती हूँ, जो इन चीज़ों को उन पर गौर नहीं करती। तुम्हें गौर भी तो करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अगर पति के प्रति श्रद्धा भाव सभी का होता है, ज़्यादातर का तो होता ही, तो हम उसे अच्छी से उसके साथ रहें, मेल जोल रखें, हैं, कलह कांटा ना करें, उसके जो रास्ता है उसमें रुकावट कोई हमारे कारण ना आए, हम उसे आगे ही बढ़ाएं और हमेशा सहयोग दें। सहयोग देना मेरे ख्याल में सबसे बड़ा व्रत है, जो पति को पत्नी के लिए और पत्नी को पति के लिए है। तो ये होता है, इस पे नहीं जाते, व्रत रख लेंगे और दूसरे दिन खाना बज रहा होगा दोनों में। हाँ, ये हमारे यहाँ ऐसी भी औरतें रोज़ बिछिया उतार के फेंकती हैं और फिर रोज़ पहनती हैं, वो भी हैं कि ले मैं नहीं पहन रही तेरी, तू मेरे से लड़ रहा है, मुझे मार रहा है, ले जाए इन बिछियों को ये होता है। हाँ, तो कोई खेल है, ये खेल कर रखा है। मेरा कहना यही है, तुम अपना क्वेश्चन करो, ये तो बड़ी लंबी कहानी चलती रहेगी।
मैम आपकी शुरुआती आपकी शुरुआत कविता से होती है। जब आप 11 साल की थी, एक प्रेम पत्र आपके पास एक लड़के ने भेजा था, जिसके आप खिड़की के पास बैठकर वो प्रेम पत्र पढ़ा आपने। उसमें आपका नाम लिखा हुआ था और अबीर शब्द लिखा हुआ था, होली का समय था। तो वहाँ से आपने, उसी समय से आपने सोचा कि ये लड़का जब कविता लिख सकता है तो मैं क्यों नहीं लिख सकती। वहीं से आपकी शुरुआत हुई और आपने लिखावट पर भी ध्यान दिया। तो उसमें आपने कविता से तो शुरुआत होती, लेकिन स्त्री विमर्श उसमें कैसे आ जाता है? पता नहीं, तब तो उम्र ही नहीं थी स्त्री विमर्श करने की। और उस वक़्त जो लड़के ने लिखी थी, वो लड़के का अभी भी तो जिक्र करे थे, वो लड़का बूढ़ा बूढ़ा हो गया है तो तो जो है कविता जो लिखी थी बहुत अच्छी थी। होली का मौसम था, मैं जब 11 साल की नहीं थी, मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। तो लिखा उसने, ऐसी अच्छी भाषा लिखी। पुष्पा लिखा था उसने, प्रिय पुष्पा सादर अबीर, मतलब गुलाल के साथ हैं। फिर एक कविता लिखी, वो कविता थी जो मुझे याद है थोड़ी सी, 2-4 लाइन, कि गहरे उतरते चली जा रही है तुम्हारे हृदय की मधुर भावना। अब बताओ, मैं 11वीं में पढ़ती थी, वो 12वीं में पढ़ता था, कोई लड़का ऐसे लिख सकता है? पहले सोचा मैंने ये ज़रूर चुरा लाया है कहीं से और मुझे भेज रहा है। फिर देखा मैंने धीरे धीरे कि वो और लिख देता था कविता। तो मैंने सोचा हाँ यही लिखता है। तो मेरा जो झुकाव है उस लड़के की तरफ हो गया। हमारी माँ ने सुना और देखा तो हमारी माँ उसके घर चली गई शादी करने के लिए। तो उसने कहा, आपने अपनी लड़की से पूछा है कि खाली चिट्ठियों पे ही अब आ गई? मैं माता जी को चिट्ठी दिखा देती थी, मैंने छुपाया कभी नहीं, छुपाना मुझे आता ही नहीं है। मैं बता तो रही हूँ, मैं वहाँ से भी ले आई थी चिट्ठियाँ, तो यहाँ पति को दिखा दी। तो इसलिए जो हो सो हो, अपने तो साफ रहें। तो ये था। तो लेकिन जो तुम पूछ रही हो मैं उसका उत्तर देती हूँ। वो चिट्ठी क्या आई, मेरा रुझान एकदम फिर कविताओं की तरफ हो गया और मैंने लाइब्रेरी से निकलवा के किताबें पढ़ी। फिर मैंने नीरज को पढ़ा, बच्चन को, मैथिली शरण गुप्त तो हम झांसी में थे तो पढ़ाए ही जाते थे हैं और बहुत सी चीज़ें मैंने पढ़ी लाइब्रेरी में से निकाल के। जो हमारे साथी पिक्चर चले जाते थे, जैसे कॉलेज छूट जाता है तो मैं लाइब्रेरी में जाती थी और मैं ये सब पढ़ती थी। तो तब से ही मुझे फिर लिखने का चस्का लग गया। हालांकि फिर शादी वादी हो गई तो रुक गया, सब कुछ रुक गया। शादी के 25 साल बाद मैंने लिखना फिर शुरू किया। डॉक्टर शर्मा जो आपके पति थे मैम, उनका रवैया कभी नर्म कभी गर्म, अपने आप को या अपने आपके साथ संबंधों को बचाने के लिए ये ऐसा करते थे, या आपकी नज़र में सारे पुरुष एक समान हैं? वो बड़े टैक्टफुल थे, चालाकी से काम करते थे। वो ऐसी लड़ाई नहीं लड़ते थे कि मैं भाग जाऊं घर से। हाँ, लड़ते थे, कहते भी थे, फिर थोड़ी देर बाद शांत हो जाते थे और ठीक है हाँ, मतलब तोड़ने पे नहीं आने देते थे मुझे। नहीं, मैं तो अपनी माँ की अकेली लड़की थी, तोड़ के भाग जाती फ़ौरन। माता जी कह भी रही थी कि आजा क्योंकि वो मैं नहीं चाहती थी कि मैं शादी करूं या मेरी शादी हो। तो मैं जब भी माता जी से कहती थी कि ऐसी ऐसी बात है, ये ऐसे कहते हैं, अच्छा ऐसे कहते, तू आ जा। वो कोई माँ ऐसे कहेगी कि घर छोड़ के आ जा? वही तो माँ भी ऐसी थी। खैर, लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं, वो तुम जो पूछ रही हो और कह भी रही हो, वो वही था, उनकी पॉलिसी वही थी कि नाराज़ भी हों और फिर मतलब उसको पैचअप कर लें, सब ठीक है। ऐसा सभी पति करते हैं। हाँ, जो नहीं तो शादियाँ कैसे चलें? यस मैम, शादी चलने का यही है, फॉर्मूला है। हाँ, फॉर्मूला है। ओके, यस मैम, एक जगह आपने लिखा है, मेरा हाउसवाइफ वाला कैरियर मुझ पर हावी ऐसा हो रहा था कि मैं सांस न ले पाऊँ। कर्तव्य पालन सजा होती जा रही थी मेरे लिए। आपने ऐसा क्यों सोचा? क्या हाउसवाइफ होना गलत है, या हम अपनी जिम्मेदारियों का वहन कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सजा है? इसके बारे में आप क्या विचार हैं आपके? जो मैं कर रही थी और जो मैं करके आई थी, है ना, ठीक है, मैं पढ़ के आई थी, मैं साहित्य से पढ़ा था
और मेरी लेखन में रुचि थी, या मेरे जो मुझे जिन्होंने पढ़ाया वो स्वतंत्रता सेनानी थे भगवान दास माहौर, उन्होंने मेरे अंदर ऐसा भर दिया था। वो चिट्ठी भी डालते रहते थे। तो और मैं लग रही थी ससुर, देवर, जेठ इनके खाना बनाने में और इनको सबको खुश करने में। सब मुझसे बड़े खुश थे। देखो बहू पढ़ी लिखी आई है और सारा काम करती है, और खाना बनाती है और सबको खिलाती है, और फिर देवर को भी छोड़ गए, ये यहीं पढ़ेगा, फिर वो भी आ गए ससुर, ये यहीं रहेंगे। मेरा कहना ये है कि जैसे शादी होती है अकेले लड़के के पास कोई नहीं जाता, और जैसे शादी होती है सब परिवार टूट पड़ता है कि ये आ तो गई, ये खाना बनाएगी। अब तो मैं तो ऐसी माँ की बेटी थी, खाना वाना बनाना। माता जी ने पहले कहा था तुम्हारा खाना बनाती मत रह जाना, किताब विताब ले जा साथ में, मत तू यही उन्हें ये लगा कि खुश करती रहेगी खाना बना के, उन्हें खाना मत बनाना। लेकिन मैंने बनाया, और उन्होंने जैसा परिवार में होता है, पहले कोई नहीं उनके पास रहता था, फिर भाई भी आ गया, फिर पिताजी भी आ गए, फिर बड़े भाई भी आ गए, फिर भाभी भी आ गए, सब आ गए, और मैं रोटी खाना ही बनाती जाऊँ। तो फिर मैं जब ये सब मैंने किया है 25 साल तक। मेरी बेटी की भी शादी हो गई, बस मैं इतना करती रही, अपने बच्चों को पढ़ाती रही, तो वो पढ़ाई में ध्यान देने लगे। जब मुझे ये आया, चेत हुआ कि मैं कर क्या रही हूँ, तो मैंने फिर लिखा। और एक और बात कहूँगी कि जिसने मुझे चिट्ठी लिखी थी जब मैं 11वीं में पढ़ रही थी, जो अभी पूछ रही हैं, प्रेम पत्र लिखा, उसे मैं कभी नहीं भूली, कभी भी नहीं भूली। वही एक ना भूलना मुझे लेखिका बना गया, नहीं तो मेरी रुचियाँ क्यों होती। वो मुझे हमेशा याद रहा, उसकी चिट्ठी याद रही, उसकी चिट्ठी मैंने रखी, और जब पढ़ती थी चिट्ठी या देखती थी तो मुझे लगता था कि मैं भूल गई हूँ, जो विद्या मैंने पढ़ी थी मैं भूल गई हूँ। तब फिर एक दिन मैंने उठा ली कलम और लिखने लगी। तो वही है, मैं कह तो रही हूँ कि स्त्री की जो झिझक है उसके धर्म में मिलके ऐसी बन जाती है कि स्त्री धर्म ही ये है कि सबको खुश रखो, पति नाराज ना हो जाए, नाराज हो जाते हैं तो कैसी कलह मच जाती है, रहने का मन नहीं करता घर में, अब कहाँ भाग जाएं। तो ये है। अच्छा, औरत चली जाए तो भाग गई, और आदमी चला जाए तो महात्मा हो गया, ये और है। हमारा समाज कितना ऐसा है, औरतों के लिए तो बड़े वो ऐसे रूल बनाए हैं। अभी भी मैं लिख रही थी कि विधवा का ना पति जब नहीं रहते तो विधवा के लिए उसमें लिख रहा था कि ये क्या रणरोवन लगा रही हैं, ये जो है ये विधवा का विलाप कर रहे हैं। तो मैंने लिखा विधवा का विलाप तो आप लोग बड़े अच्छे से लिख देते हैं, जो विधुर हो जाता है उसका विलाप क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि वो करता नहीं है विलाप, इतना मन में दुखी तो होता होगा, फिर शादी कर लेता है तुरंत। औरत बड़ी मुश्किल में शादी कर पाती है दूसरी, अब शहर में कर रही है, गाँव में नहीं करती अभी भी। तो ये विधवा विलाप ऐसे तो शब्द बना लिए हैं जो औरत पे ही भारी पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे नहीं अच्छी लगती थी, या मैं इन पे क्वेश्चन उठाती हूँ। तुम अपना सवाल फिर से कर दो। हाँ, क्या था? फिर से सवाल यही वाला पूछ दूँ मैं? नहीं, अब हाँ पूछो। आप सभी लोग अगर आपसे मैम से कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, मेरे मन की तो यही बात है कि खूबसूरत वो ये सूरत तो कुदरत की दी हुई है, उसमें हमारा क्या है? कोई हमारा ना कोई उसमें विशेषता है, ना हमारी कोई खामी है उसमें। जो ईश्वर ने दी है या जो कुदरत ने दी है, हम वैसे ही बने हैं। किसी को कैसा ही बनाया, किसी सारे एक चेहरे मिलेंगे ही नहीं आपको, हैं? अच्छा, हमारे समाज में क्या देखते हैं? लड़का कमा कितना रहा है, ऊपरी आमदनी कितनी पड़ जाती है, ये भी ऊपरी आमदनी बहुत है उसकी तो शादी कर दो।
ये नहीं सोचते ऊपरी आमदनी रिश्वत है, और खूब समझते हैं इस बात को, लेकिन अच्छा मान लेते हैं इतनी तो तनख्वाह मिल रही है और इतनी ऊपर की आमदनी है। ये हैं, इन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है। अब लड़कियां पढ़ी लिखी जो आ रही हैं, कम से कम वो तो बदल सकती हैं, वो तो बोल सकती हैं, है ना। और अब तो लड़कियां कमाने वाली भी आ रही हैं, कमाती भी हैं, है ना, नौकरी करती हैं, कमाती हैं, जो हमारे ज़माने नहीं था। हम पढ़ के भी घर ही में रहे। हाँ, बस इतना ज़रूर है कि घूंघट थोड़ा हट गया, बाकी तो घर में ही रहे। मैंने लिखा भी है एक जगह कि जो हमारी सर्टिफिकेट थे, जो सनदें थीं, वो पीली पड़ गईं। जब हम बक्सा खोलें तो उसे देखें तो यूँ ही बैठे रह जाएं कि हम बड़ी मेहनत से पढ़ के आए थे, हम ऐसे ही पढ़े थे जैसे लड़के पढ़ते हैं, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। पति भी वही पढ़े थे, हम भी वही पढ़े थे, लेकिन पति तो बाहर जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हम उनकी थोड़ी सेवा कर रहे हैं, थोड़ी क्या कर ही रहे हैं जितनी बन रही है, और फिर हम अनपढ़ की तरह हमारे साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो और क्या हमने लाद दिया पति के ऊपर अपना परिवार, लिवा लाते अपने मायके से कि लियो इन्हें भी तुम निभाओ। जैसे लड़की किसे कहते हैं कि निभाओ, ये हमारा परिवार है, निभाओ इसमें, है। हम कहें तुम्हारे भी सास है और तुम्हारे भी साले हैं और तुम्हारी भी सालियाँ, इन्हें निभाओ, वो तो खाली मेहमान बन के जाते हैं, थोड़ी सी हंसी दिल लगी सालियों से कर जाते होंगे, हो गया काम, है। और हम जो औरत है पूरी जिंदगी लिहाज करती रहती है। ये अब थोड़ा जिसको कर्कशा रूप दिया जा रहा है कि ऐसी हो गई स्त्रियां, ऐसी हो गई, अब थोड़ा बोलने लगी हैं, अच्छी बात है। या तो अनपढ़ स्त्री गांव की बोलती है या बहुत शिक्षित बोलती है, यहाँ पे दो ही तरह की बीच की नहीं बोलती हूँ। पुष्पा जी, आपके जो विचार हैं, जो आपने शुरुआती अपनी उसमें ये बात बताई कि आपकी माता जी थैले में मार्कशीट लेके जाती हैं, मैं कहती हूँ कि यहाँ पर जितने हम लोग बैठे हुए हैं, जोरदार तालियां पुष्पा जी की माता जी के बजाई जाएं, जो इतने सुंदर विचार, इतने स्वतंत्र और इतने समाज के विरुद्ध, उस समय का समाज कैसा था, आज भी मैं कहती हूँ कि बेटी की शादी करना एक अपने आप में चुनौती है। और पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, अभिभावक पढ़ा रहे हैं, माता पिता पढ़ा रहे हैं, फिर भी पता नहीं कहाँ उनके विचार कुंठित हो जाते हैं कि वो ये सोचने लगते हैं कि हम लड़की के माता पिता हैं। तो आज जो हमारे सामने पुष्पा जी बैठी हुई हैं, मुझे लगता है कि वो अब इनकी माता जी ने समाज के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए हम उनके ऋणी हैं, आभारी हैं कि उन्होंने हमें इतने सुंदर विचारों वाली लेखिका दी हैं। मतलब तहे दिल से आपकी माता जी का धन्यवाद। और आपके विचारों से हम, मुझे लगता है, सभी अभिभूत हुए, और बहुत ही नवीन विचारधारा है। और ये सोचकर कि इतने पहले समय अगर उनके ऐसे विचार रहे होंगे तो समाज में अगर उनके जैसे 10, 12, 15 लोग और हो जाते तो शायद समाज का रूप आज हमें कुछ और देखने को मिलता। और बहुत सुंदर बातें, जितनी भी बातें आपने करी हैं, आपने कहा कि समाज में जितनी भी ये करवा चौथ का व्रत है, मैं भी रखती हूँ, या जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है, वो हमें डराने के लिए बनाए गए हैं। डर क्यों है उनके पीछे, ये मैं कहती हूँ, डर क्यों है? डरना नहीं है। और जो आपने कहा कि आप बेबाकी से अपनी माता जी से बात कर लेती थी, मैं उसको आज के जो आज का सिनेरियो है, जो आज की समाज में चल रहा है, उससे जोड़ना चाहूँगी कि आज भी वही बच्चे सफल हो रहे हैं जो अपने माता पिता से हर तरह की बात कर लेते हैं। डर नहीं होना चाहिए, ये बहुत सुंदर बात है, बहुत ही प्रभावशाली, मतलब कुछ शब्द नहीं है मेरे पास। शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा, बहुत। पुष्पा मैम, आपने अभी बोला प्रेम पवित्र होता है, जिसमें सेक्स जुड़ जाता है वो फिर प्रेम नहीं होता। पर आज के परिवेश में जो हम देख रहे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो मतलब उनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी है, तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो आज गलत हो रहा है, जो बलात्कार हो रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या और करना चाहिए हमको? एक तो हमारे जो संसाधन हैं, टीवी में इतनी चीज़ें आ जाती हैं कि उनसे कैसे बचाया जाए। बच्चों को नहीं बचा सकते, घर में ही रखा है।
उसी में सारा परोस दिया जाता है, चैनल लगा लो आप, है ना। कई बार तो साथ बैठ के देखा ही नहीं जाता। ये एक तो ये है जिसे हम कहते हैं कि हम इतने एडवांस हो गए हैं। और दूसरा ये नियम बने हैं कि नहीं, बच्चों पे अंकुश नहीं लगाना चाहिए, वो जो भी करें करने देना चाहिए। तो बच्चा तो सांप पकड़ेगा, बिच्छू खाएगा, खाने दोगे? हाँ, कुछ क्यों नहीं कहना चाहिए कि नहीं ये गलत है, ये मत करो। वो गलत जो है उसी की ज़िंदगी के लिए गलत होता है। माँ बाप तो बर्दाश्त कर जाते हैं, लेकिन उसी के लिए गलत होता है। तो ये सब चीज़ें तो हमें बतानी पड़ेंगी ना, हम माँ बाप का ड्यूटी है। और ये जो कहा गया है आजकल, जो स्वतंत्रता, मैं उसे स्वच्छंदता कहती हूँ, हैं, वो एक लिमिट होती है, हर चीज़ की सीमा होती है। ये थोड़ी तुम कुछ भी करोगे फिर समाज में तुम कुछ भी कर डालोगे तो समाज के लिए खराब होगा। तुम परिवार में कुछ भी कर डालोगे, परिवार के लिए खराब होगा। हम दो रह रहे हैं आपस में, एक दूसरे का लिहाज नहीं कर रहे, एक दूसरे के लिए कुछ सोच ही नहीं, तो उसके लिए खराब होगा। चाहे दो रहें, चाहे चार रहें, या पूरा समाज रहे। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि नहीं, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो सब जानते हैं ये बात। तो अपने बच्चों को हम उस बुराई में क्यों ढकेलते हैं स्वतंत्रता के नाम पे? नहीं, हम तो स्वतंत्रता दे रहे हैं, हम नहीं। बहुत सी मैंने माएँ देखी हैं, हम नहीं रोकते बिल्कुल। तो मैंने कहा मत रोको, करने दो, हैं। तो बताना तो पड़ता है, बच्चों को बताना पड़ता है कि ये सही है, ये गलत है। और बचपन में जो हम बता देते हैं वो ऐसी रेखाएं पड़ जाती हैं कि आगे तक सोचता ही है कुछ ना कुछ। तो ये है। अब मैं अपनी माँ की बात क्यों कर रही हूँ यहाँ, वो तो आज जिंदा भी नहीं है, क्योंकि वो ही दे गई हैं मुझे संस्कार। जब तो बहुत खराब लगती थी माता जी कि सबके माएँ तो ऐसी है नहीं, हमारी माँ ऐसी क्यों है। पढ़ने भेजती थी, पढ़ के आ, मुझसे झूठ मत बोलना कभी, है ना। मैंने एक प्रेम पत्र लिख दिया किसी को जब मैं 7वीं 8वीं में ही पढ़ती थी, तो मैं चिट्ठी लिखने का मुझे बिल्कुल जुनून सवार, आज भी है पहले भी था। तो मैंने एक अपने हमारे गांव में एक नायब तहसीलदार आए चकबंदी करने, अब वो मुझे बड़े अच्छे लगे हैं। और मेरे घर तो मैं रहती थी, मेरी माँ तो दूर रहती थी, तो जाहिर है बच्चा कहीं तो अपना वो लगाएगा। तो मुझे वो साइकिल से जाएं और मुझसे कहें मुन्नी पढ़ने जा रही हो, मैं कहूँ हाँ। तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, मैंने एक चिट्ठी लिख दी उनको, हैं। और वो चिट्ठी मैंने अपने घर की एक की बढ़िया थी उसमें रख दी। उसे कोई ले गया, निकाल के ले गया, पूरे गांव में चिट्ठी घूमी कि देखो ये कस्तूरी की लड़की कितनी बदमाश निकलेगी आगे चल के। हाँ, ये नायब तहसीलदार को चिट्ठी लिख रही है। तो ये है हाल। चिट्ठी में ऐसा क्या था, मैंने कुछ नहीं लिखा था, जानती भी क्या थी तब तक। हाँ, तो मैं सब पता है। हाँ, उनका ट्रांसफ़र करवा दिया गांव में कि ये तहसीलदार जो है लड़कियां फंसाता है। हैं, जब तक वो तहसीलदार भी कुंवारे थे, उनकी शादी नहीं हुई थी तब तक। हाँ, मैं पढ़ने जाती थी तो वो साइकिल से ऐसे जाते थे निकल के, तो मुन्नी पढ़ने जा रही हो, हाँ। तो अच्छे लगते थे। एक दिन जब उनका ट्रांसफ़र हो गया, मैंने लिखा भी है, तो उन्होंने कहा कि मुन्नी आज तुम मेरी साइकिल पे बैठो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूंगा। तो मैं तो झिझकती थी उनसे बहुत, 8वीं पढ़ रही थी शायद, और वो 25 साल के होंगे लगभग। मैं साइकिल पे बैठ गई, उन्होंने कहा कि आज मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, आज नहीं, मुझे आज जाना है मम्मी, आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ूंगा। मैं इतना रोई। मैं ये कहती हूँ कि जो प्रेम है वो शायद अवस्था भी नहीं देखता। हम एक कुत्ता पाल लेते हैं, छोटे में बच्चा जो एक पिल्ला पाल लेता है उससे ही प्रेम हो जाता है। तो नहीं, जब अच्छे लग रहे थे तो सारे ही अच्छे लग रहे थे। नहीं, मैं आज भी नहीं उन्हें भूली है ना। हाँ,
तो फिर वो जब गए तो वो दिन तो बड़ा वैसा था, दुख वाला था, लेकिन यादगार रह गया। तो ये सब बातें हैं। लेकिन एक बात कहूँगी, यहाँ जोड़ती हूँ कि चिट्ठी लिखना लेखक बनने की पहली प्रक्रिया है, इसीलिए तो सही लेखक नहीं बन पा रहे। हाँ हाँ है, हाँ नहीं है ना। हाँ हाँ, मेरी तरह कोई याद कर रही होगी ऐसे बताएगी भी नहीं, है ना। हाँ बताएगी नहीं है तो जी। आप सही सवाल पूछ रहे हैं, सही सवाल। हाँ 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 नहीं 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 सच बोलने का ये था कि मेरी माँ से ही मिला मुझे। उन्होंने मुझसे कहा कि तू गलती भी करे तो मुझे बता देना, मुझसे छुपाना मत। और वो न छुपाना ही मेरा आज तक भी दुश्मन बना हुआ है और दोस्त भी बना हुआ है कि मैं छुपा ही नहीं पाती, कुछ भी बोल देती हूँ। हाँ ये कीमत ही चुका रही हूँ जब से ये सच बोलना शुरू किया है। हाँ हाँ, अब मैं बहुत गारंटी तो नहीं देती, लेकिन जहाँ तक है 3 लड़कियाँ हैं मेरी, है ना। और वो जो हैं हमारे यहाँ, मैं तो नौकरी नहीं करती थी, एक ही हस्बैंड ही कमाते थे और 3 बच्चे थे हमारे में। तो वो काफ़ी मेहनत करके पढ़ी और डॉक्टर हैं तीनों, एम्स में हैं 2 तो, है ना। और एक अपना हॉस्पिटल चलाती है। तो ये भी था मेरे सामने कि लड़कियां कुछ बन जाएं, कुछ बन के दिखाएं। क्योंकि अब तुमने पूछ ही लिया तो ये भी बताती हूँ कि यहाँ जिनकी लड़कियां होती हैं उन्हें नीची निगाह से लोग देखने लगते हैं। लड़की हो तो एम्स के लोग आए हॉस्पिटल, लड़की हुई है, अच्छा कोई बात नहीं। ये कोई बात नहीं जो है मेरे दिल में बहुत ज़बरदस्त चोट लगे, इससे कोई बात नहीं है। फिर मतलब कोई बात नहीं तो फिर हो जाएगा, यही तो लड़का फिर हो जाएगा, इसी चक्कर में। तो मैं कहूँ ये कैसे पढ़े लिखे हैं, ये कैसे डॉक्टर हैं जो मुझसे कहते हैं कोई बात नहीं, अब ठीक है। तो मैं क्या रो रही हूँ इन पे। तो फिर मैंने सोच लिया कि जहाँ भी जाऊँ मैं, तीनों बच्चे साथ जाएं। तो अच्छा कितने हैं, हाँ 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। तो फिर बच्चियों ने कहा हम नहीं जाते मम्मी कहीं भी, हमें गिनते हैं लोग। मैं इस समाज की बात बता रही हूँ। तो फिर वो पढ़ी लिखी, ठीक है, उन्होंने जो गोल था अचीव किया। मैं यही कहती बेटा डॉक्टर बनना है ना, डॉक्टर बनोगी ना, छोटी छोटी होगी लेकिन मेहनत की, बन गई। और किसी के पास क्वेश्चन है? मेरे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऑफ नॉलेज, हाउ टू क्रिएट योर वैल्यू, आपके थॉट्स में प्रोग्रेसिव, तो इसमें मेरे हिसाब से वो फिट लाइफ है। अगर हम कहते हैं कि हम ये तो नहीं कह सकते कि हम मानते नहीं नहीं नहीं, सुनो, काम तो हम अपनी माँ के घर भी करते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। माँ कहती है कि ये कर लो तो हम करते ही हैं ना। तो ये लेके तो मन में जाओ नहीं कि नहीं अब हम यहाँ शादी होके आए हैं इनके नहीं करेंगे, ये कोई बात थोड़ी है, हैं? हाँ हाँ, तो ठीक है, जो अपने घर किया है तो वहाँ भी कर लो तो कोई बुराई नहीं है ना। 2 काम ज़्यादा भी कर लो तो बुराई, लेकिन जो अपना टैलेंट है, जो तुम करना चाहती हो वो भी साथ करना, उसके लिए टाइम निकालो, हैं? उसके लिए टाइम ज़रूर होना चाहिए, चाहे तुम्हारी कोई हॉबी ही है, उसके लिए टाइम निकालो, उससे तुम्हारा मन खुश रहेगा। किसी को संगीत आता है तो थोड़ा सा टाइम उसके लिए निकाल लो। नहीं तो क्या है, मेरे साथ की है, सितार आता था, मैं ये होता है ना लेडीज़ क्लब वगैरह, एक बार उनने सेक्रेटरी बना दी कि प्रेसिडेंट, तो मैंने वहाँ पे वही मचा दिया अपना कि किताब और ये और जिस पे जो आता है वो सुनाओ। वहाँ ऐसी ऐसी स्त्रियाँ निकली जिनमें इतना अच्छा सितार आता था, वीणा बजाती थी, ये सब छूट गया शादी के बाद। तो फिर उन्होंने अपनी सितार वितार की धूल झाड़ी और फिर से शुरू कर दिया। तो जो तुम्हारी हॉबी थी, जो तुम पढ़ना चाहते थे, जो तुम करना चाहते थे, उसके लिए समय ज़रूर निकालो,
बाकी तो काम हम अपने माँ के घर भी करते हैं, वहाँ भी करेंगे, कोई बात नहीं है। या अब तो ये है कि कमाने वाली स्त्रियाँ भी हैं, हम जैसे तो नहीं थे, हमने गलती की, हमने किया नहीं कुछ। हमारी माता जी नाराज़ नहीं हमेशा कि तुझे रोटी बनाने के लिए रही थी पढ़ाई में न, तो ये है। तो हम पति के ऐसे कुछ भक्त हो गए कुछ दिनों को कि जो वो कहें हम वो ही करें। फिर हमने रिवोल्ट कर दिया, हमने कहा बहुत हो गया जो, फिर हमने बेलत की जगह कलम पकड़ ली, हमने कहा लो। तो ये है ना, अपने बारे में भी सोचना चाहिए। उनको जिनके साथ हम रह रहे हैं वहाँ तोड़ के ही क्या करना है, जोड़ के ही चलते हैं। उसके बारे में तो मैं कुछ ना कहूँ तो ये अच्छा है। क्यों? नहीं, अपने अपने सत्य होते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ, तो क्या होता हो, तो हमने भी पढ़ी है। हाँ, यहीं से कविता से हमारा मोह भंग हुआ था। अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, हाँ तो क्या होता। हाँ हाँ हाँ, तो यहीं से मैंने कविता पढ़ना बंद कर दिया था। हाँ, मैं जयशंकर प्रसाद को बहुत पढ़ती थी, है ना। हाँ, आंसू है उनका, कामायनी हमारे कोर्स में लगा था। तो ये है। अब आजकल का मैं कविताएं तो पढ़ती नहीं हूँ, ऐसा मौका नहीं होता। हाँ, वो गद्य ही पढ़ती हूँ ज़्यादातर, तो क्योंकि मैं लिखती हुई हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ, एक तो ये है जो पाठ्यक्रम में है ना, वो तो सब कुछ पुल से चलती हैं। वहाँ पे जो आपके बैठे हैं, जो लगाते हैं, कोर्स में लगाते हैं, वो आपके जानने वाले और आपके हितैषी होने चाहिए, उनकी लगती हैं। अब उनकी कैसी कविताएं हैं, कैसी लेख हैं, कैसी कहानियाँ हैं, वो उसका कोई मतलब नहीं है ना। तो ये हो, अब नहीं, उनका इंटरेस्ट भी तो जगह आपकी कविता में, ये है ना। आप हाँ हाँ, वो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं जो हमें अभी तक याद हैं, है ना। हाँ, तो सुभद्रा या महादेवी वर्मा की, या जो, हाँ, या जो लेखक थे वैसे वो तो है। नीरज को मैंने इतना पढ़ा है बहुत ज़्यादा, है ना। शिवानी को कोर्स में नहीं रखते। ठीक है, तो ये कार्यक्रम हमेशा ही चलता रहेगा और हम बिल्कुल भी मैम की बातें सुनते रहना चाहते हैं। मैम बोलती ही ऐसा है, पर कभी ना कभी अंत करना होगा ताकि हम फिर से मिल पाए। प्रभा खेतान फाउंडेशन और ह्यूमेन फाउंडेशन श्रीमती श्वेता अग्रवाल की ओर से मैं आप सभी अतिथियों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ, हृदय से आभार कि आप सब यहाँ सम्मिलित हुए। खास करके हमारी आज की विशेष अतिथि सुश्री मैत्री पुष्पा जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने ना सिर्फ अपनी अद्भुत बातों से हमारा मनोरंजन किया, पर हमें बहुत सारी सीख भी आज दी। समाज को लेकर जो हमारा समाज को लेकर हमें एक नई दृष्टि दी है, और उनसे रोचक बातचीत कर हमारी इस शाम को यादगार बना देने वाली श्रीमती सर्वस्वरूपा झा का बहुत बहुत ज़ोरदार तालियां हो जाए। हम अपने प्रायोजक श्री सीमेंट और सहयोगी मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण
और ह्यूमेन फाउंडेशन के भी आभारी हैं। अब मैं निवेदन करूंगी श्रीमती वंदना भाटिया जी का, जो कि होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल है, कि वो आए और हमारे आज की विशेष अतिथि को सम्मानित करें। और इन्हीं के साथ मैं निवेदन करूंगी श्रीमती श्वेता अग्रवाल जी का भी, जो कि ह्यूमेन फाउंडेशन की ओर से हैं। श्रीमती सर्वस्वरूपा जी का भी सम्मान। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए। अब आप सभी से निवेदन है कि कृपया एक एक कर आए और मैम की जो अद्भुत किताब उन्होंने लिखी है वो साइन करवा लें, उन पे उनका हस्ताक्षर ले, ताकि श्रीमती मैत्री पुष्पा जी हमेशा हमारे साथ उनके हस्ताक्षर के रूप में रहे।